हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक, इंग्लिश कॉस्मोस से, और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लाइव सेशंस भी आने वाले टाइम में हम स्टार्ट कर देंगे। अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं फर्स्ट ग्रेड की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द हॉलो मैन, जो टी.एस. एलियट की बहुत फेमस पोएम है, उसको मैं लेके आया हूँ। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका टाइटल क्यों रखा, राइटर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसने ये पोएम क्यों लिखी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मेरी जो ज़रूरत रहेगी वो ये रहेगी कि मैं स्टूडेंट को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ पोएम्स का। ये मेरा टारगेट है। वो एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने हैवी बुक्स पढ़ करके और जो तैयार किए हैं, ना कि हम चैट जीपीटी से आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इसको जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो समझ लीजिए आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हालांकि कितना आयरॉनिकल है कि हॉलो मैन से हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश कॉस्मोस मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक हूँ। मैंने 16 टाइम नेट क्वालिफाई किया है। मैं डबल एमफिल हूँ, एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर और एमफिल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि एक तरह का लिंग्विस्टिक्स मान लीजिए आप। इसका मतलब है मेरी कमांड रहती है और मैं सीखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, रिसर्च पेपर पब्लिश करता रहता हूँ। और इस फील्ड में पिछले 27 सालों से मैं इंग्लिश कॉस्मोस रन कर रहा हूँ जयपुर में, ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन अब डिमांड की वजह से, स्टूडेंट्स की ह्यूज डिमांड की वजह से मुझे ऑनलाइन आना पड़ रहा है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हॉलो मैन है, इसमें टी.एस. एलियट एक बहुत बड़े राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मैं अपना जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल रखूंगा, मोस्टली मैं हिंदी बोलूंगा, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आरपीएससी राइट नाउ। उसके बाद में आसपास के जो एरियाज हैं, बाकी के जो प्रदेश हैं, उन तक भी मैं पहुंचूंगा। और इफ नीड्स बी, इफ यू रिक्वायर लाइक कि सर यू हैव टू डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो, देन यू कैन डिमांड मी, कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको जैसा भी नीड होगा वैसा देता जाऊंगा। बस आपका मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के, क्योंकि एक टीचर जो 27 सालों से आपको केवल ऑफलाइन पढ़ा रहा है, इंटरैक्टिव सेशंस रखता है, क्वेश्चंस पूछता है, हमारा इंग्लिश कॉस्मोस ह्यूज सिलेक्शंस देता है। मुझे याद नहीं आता है कि हमारी क्लास में पढ़ा हुआ कोई बच्चा हो और उसका आगे जाकर के और कभी भी सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या नेट में सिलेक्शन ना हुआ हो आगे जाकर के। चलिए, अब मैं अपने बारे में बता चुका, अब स्टार्ट करते हैं कि टी.एस. एलियट 1888 में पैदा हुए, 1965 में इनकी डेथ हुई। ये अमेरिकन थे, बाद में इन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली और इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन किया था, जिसकी वजह से इस कविता में भी कुछ उसके एस्पेक्ट्स आपको नजर आएंगे। और वो एक मॉडर्निस्ट पोइट है। मॉडर्निज्म को मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा डिटेल में। मॉडर्निस्ट का मतलब यहां पे मॉडर्न से नहीं है कि एनीथिंग वन और एनीवन हु इज नॉट ट्रेडिशनल इज मॉडर्न। यहां पे मॉडर्निज्म का मतलब कुछ और है, कुछ खास टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इनको मॉडर्निस्ट पोइट कहते हैं। वो एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। उनका आरपीएससी में आपने देखा होगा, एमए में भी पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, है ना। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश लिटरेचर में। और एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं। ड्रामेटिस्ट इस तरह से रहे हैं कि इन्होंने 6 to 7 प्लेज लिखे हैं, वर्स प्लेज। इसका मतलब है कि इन्होंने शेक्सपियर की तरह अपने ड्रामास को डायलॉग्स में प्रोज की जगह वर्स रखा। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्री वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर को मिला करके इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने प्लेज लिखे हैं। और इन्होंने सिंबॉलिज्म एक मूवमेंट है जिसकी स्लाइड में अभी और डिटेल में समझाऊंगा आपको। सिंबॉलिज्म का मतलब होता है किसी एक चीज के थ्रू बहुत कुछ कह देना। टी.एस. एलियट आपको मालूम होगा, नोन फॉर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इन्होंने हैमलेट जैसे प्ले के बारे में लिखा है कि वहां पे एक आर्टिस्टिक फेलियर है वो प्ले, कि जो शेक्सपियर है वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा पोएट और क्रिटिक है जिसने शेक्सपियर तक को क्रिटिसाइज कर दिया। तो सिंबॉलिस्ट या सिंबॉलिज्म मूवमेंट से ये जुड़े रहे थे। जुड़ने का मतलब यहां से उनसे इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा थे। और अपनी सभी कविताओं में इन्होंने शॉर्ट में इमेजेस के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू अपनी बात को कहा है। मेटाफिजिकल राइटर्स से बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। मेटाफिजिकल राइटर्स आपको पता होगा कि 17th सेंचुरी के अंदर जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, ये जो बड़े बड़े मेटाफिजिकल राइटर्स होते हैं, इन्होंने क्या किया था, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने आइडियाज से जबरदस्ती लिंक करके
और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कहा, नए तरीके से, तो ये उनसे बहुत प्रभावित है। और रिलीजन का इनमें बहुत मतलब दखल है। क्रिश्चियनिटी ले लो, बुद्धिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, इन्होंने हार्वर्ड से संस्कृत में पढ़ाई की थी अलग से, तो आप समझ सकते हो। और इनको बोस्टन ब्राह्मण कहा जाता है, आप लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट इट डाउन, बोस्टन ब्राह्मण। बोस्टन एक शहर है आपके अमेरिका में, और जिसमें जिन लोगों ने इंडियन स्क्रिप्चर्स को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में आत्मसात किया, उन परिवारों में से ये आते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी स्टडीज में आपको वो हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स नजर आएंगे। वेस्टलैंड इनकी सबसे फेमस कविता मानी जाती है, सबसे फेमस। कि हम देखते हैं कि वेस्टलैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम की कैटेगरी में आती है। फिर 4 क्वार्टेट्स है, इनकी ज्यादातर थीम्स कविताओं में रहती है स्पिरिचुअल क्राइसिस। ये ऐसा मानते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के चक्कर में आकर के और अपने आध्यात्मिक जड़ों से कट गया है। तो उनकी कविताओं में उस चीज को ही इन्होंने हॉलो मैन कहा है कि बाहर से अच्छे कपड़े पहने हुए दिखेंगे, आपको जिम जाते हुए लोग दिखेंगे, आपको शॉपिंग करते हुए अच्छे मकानों में रहते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत नाम का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो गॉड से, क्योंकि ये हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत ज्यादा, आध्यात्मिक ग्रंथों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इनका ऐसा मानना है कि हम आत्मा है ना कि शरीर, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कविताएं लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी कविताओं को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये स्पिरिचुअल क्राइसिस को मेन समझते हैं, कि अगर ये स्पिरिचुअल क्राइसिस ना हो तो वॉर ना हो, धोखा ना हो किसी के साथ, लालच ना हो दुनिया में, और अगर ये सब हम कर रहे हैं तो हम हॉलो मैन हैं। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि आज कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन कविताओं में सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीनों ने हमारे जीवन को आसान किया होगा, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उल्टा वो हमारा टाइम छीन के ले गई और हमारा जो दिमाग है वो कई चीजों में बट गया। तो हम एक हैं लेकिन एक साथ कई मल्टीटास्क करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम फ्रेगमेंटेड हैं, हम बिखरे हुए हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी जड़ों से भी टूट गया है। ये सारी थीम्स ये अपनी कविताओं में लेते हैं, और उसके बाद में कल्चरल डिके दिखाते हैं। ये कल्चरल डिके का मतलब है कि कल्चर जो है वो इंसान को परिभाषित करता है, इट डिफाइंस अ ह्यूमन बीइंग। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में टीएस एलियट के हॉलो मैन के सोर्सेस क्या हैं। आप जब ये कविता पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि एलियट्स विजन इज मल्टी कॉजल रेदर देन सिंगल सोर्स्ड शेप। इसीलिए ये कविता कम समझ में आती है कि अलग अलग सोर्सेस से, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी कविताओं में अल्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई चीज समझनी है तो हर लाइन में, हो सकता है कि हर फ्रेज में किसी बड़े राइटर का लिंक ये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉजेज बहुत सारे, ये कैजुअल नहीं लिखा हुआ है, ये कॉजल लिखा हुआ है। सिंगल सोर्स से आप इनकी कविताओं को नहीं समझ सकते। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसने जो डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट किया। डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है? अभी जैसे आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही आप नोटिस करोगे कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए उन देशों की क्या हाल होंगे, है ना? उनकी क्या उसका असर हम तक पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिसइल्यूजनमेंट चारों तरफ फैल रहा है, कि लोगों को ईंधन की कमी हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिले। तो जिन लोगों ने वॉर को देखा है, जिन कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा, वहां के लोग अपने फ्यूचर को लेकर के डिसइल्यूजनड हो गए और उनको ऐसा लगने लगा कि अब जो जीवन है इस शरीर को एंजॉय कर लो। इस वजह से उनको ऐसा लगा टीएस एलियट को कि इनकी कविताएं आदमी को ये बताएं कि डिसइल्यूजनमेंट जो है वो एक टेम्पररी फेज है, इंसान को अपनी स्पिरिचुअल जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद रीइंफोर्स्ड बाय हिज रिलीजियस क्राइसिस एंड लेटर कन्वर्जन टू एंग्लिकनिज्म। अब ये आप और हमारे जैसे कॉमन लोगों के बस का नहीं है इनको समझना। कई बार क्या होता है कि लोग अपने आइडेंटिटी से इतने दुखी हो जाते हैं आसपास के माहौल से कि वो अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, ही वॉज अ क्रिश्चियन, आपको मालूम होना चाहिए कि ही वॉज एन अमेरिकन, सो ही हैड अ लेगेसी ऑफ प्रेस्बाइटेरियनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। जिस धर्म से मिल्टन थे ना, उसी धर्म से ये भी थे।
लेकिन बाद में इनको ऐसा लगा कि अमेरिका जो है वो इंग्लैंड से टूट के बना है और ये एक जड़ों से टूटना हो गया। तो इन्होंने इंग्लैंड में आकर के वापस नागरिकता ली और इंग्लैंड का जो राजधर्म है, जो रिलीजन है उनका, वो है एंग्लिकनिज्म। आपको मालूम होना चाहिए, आप अपने कमेंट में लिखिएगा आपको मालूम है कि एंग्लिकनिज्म किसने स्टैब्लिश किया। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये मत सोचना कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कि एंग्लिकनिज्म कहां से आया। मैं आपको हिंट दे देता हूं, उस राजा से आया जिसकी 6 पत्नियां थी उसने इंग्लैंड के अंदर से कैथोलिसिज्म को खत्म करके और रिफॉर्मेशन के दौरान एंग्लिकन रिलीजन को इंग्लैंड का एक राजधर्म बना दिया। तो इन्होंने उसको वापस से अडॉप्ट किया, इन्फ्लुएंस्ड इंटेलेक्चुअली बाय स्टडी ऑफ ईस्टर्न टेक्स्ट। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, इंक्लूडिंग संस्कृत एट हार्वर्ड, एंड डीपन्ड बाय पर्सनल टर्मोइल, हिज ट्रबल्ड मैरिज। इनकी जो शादी है वो भी टूटने के कगार पर थी और बाद में वो टूट ही गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही हो, बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, ये बैंक में काम करते थे, ऊपर से इनके इंटेलेक्चुअल दिमाग इतना तेज था कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके साथ थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फीलिंग रहता है। तो उसके दौरान लिखी गई कविता है, ठीक है। उसके बाद कंबाइनिंग टू प्रोड्यूस अ व्यू ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी एज स्पिरिचुअली एम्प्टी। तो जो मैं आपको अभी लेक्चर दे चुका हूं कि कॉमन मैन जो है उसको फिर मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से कोई लेना देना नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मैं बस अपना कमा के खा लूं, जीवन जी लूं। मॉरली अनसर्टन, उसके एक आदमी के कई कई लोगों से संबंध। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक या द वेस्टलैंड कविता जो इनकी लिखी हुई है, उसमें आप जब देखोगे तो आपको ये सी चीज नजर आएगी, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर है इनकेपेबल ऑफ मीनिंगफुल एक्शन, और इंसान को ऐसे लगता है कि मैं लाइफ में क्या मीनिंग ढूंढूं, कमा के खा लूं वही बहुत बड़ी बात है, जो टाइम है मेरे पास उसको मैं एंजॉय कर लूं। तो कार्पे डियम थ्योरी से इंसान चलने लगता है कि जो टाइम है उसको यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो, रेदर देन प्योरली प्यूरिटन और एग्जिस्टेंशियलिस्ट इन ओरिजिन। तो इसकी इनकी कविताओं में प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट मॉरल बिहेवियर, ओके। एंटरटेनमेंट से दूर रहना, गॉड को इंपॉर्टेंट मानना, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं मानना, या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी आई थी वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें उन्होंने दे केम अप विद द आइडिया दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। उससे इनका लिंक कम है और इनका लिंक इन चीजों से ज्यादा है, अगर ये कविता को आपको ढंग से समझना है। फिर है, आप देखेंगे जरा इस पिक्चर को देखिए कि इसमें आपको मुखौटे लगाए हुए ऐसे लग रहा है ना, जैसे स्केयर क्रो होता है गांव के अंदर, खेतों के अंदर, जो अपन एक उसको कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसको, स्केयर क्रो इंग्लिश में बोलते हैं, कि एक कपड़ा टांग देते हैं बांस के ऊपर। तो इंसान जो है उनके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो सिवाय एक हॉलो और खोखले इंसान, उनको दिखाने का एक तरीका है इस पिक्चर के थ्रू। और सिंबॉलिस्ट मूवमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपने सिंबॉलिज्म से लिंक करते हैं, मतलब कोई भी बात है उसको सिंबल्स के थ्रू बताते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते। इनका ऐसा मानना है, ये इनकी थ्योरी है पोइट्री की। हर पोइट की एक थ्योरी होती है, आपको पता है, जैसे वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है, जैसे शैली की एक थ्योरी है। तो एक तो आपको ये याद रखना कि इनकी थ्योरी क्या है कि कोई भी चीज कहनी है तो उसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करो, उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। तो लेट 19th सेंचुरी फ्रेंच मूवमेंट है ये, लिटरेरी मूवमेंट एम्फेसाइजिंग सजेशन। सजेशन क्या होता है? जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी, जैसे मान लीजिए मैंने स्वास्तिक बनाया, तो अब आपको पता है कि मैं सिंबॉलिज्म समझा रहा हूं थोड़ा सा। हम जब स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको मालूम है ना कि स्वास्तिक के कई मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग ये निकलता है कि भाई ये जो संसार है वो हर दिशाओं में फैला हुआ है। हम इसको गणेश जी से जोड़ के जरूर देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या निकल रहा है। या जैसे गणेश जी की मूर्ति ले लें हम, उनकी सूंड, उनका मोटा पेट, उनके बड़े कान, हर किसी न किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। उनके पेट के ऊपर सांप लिपटा होता है, वो चूहे की सवारी करते हैं। अब आप देखोगे कि चूहा तो जो है वो सांप खा जाता है, लेकिन कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में हमने एक देव की कल्पना कर रखी है, या मान लीजिए वो सच्ची में भी हैं। गणेश जी महाराज की जय। तो आप नोटिस करते हो कि गणेश जी को अगर हम सजेशन के तौर पे लें कि भाई जीवन में विडंबनाओं के साथ ही जीवन चलता है, आयरनीज आर देयर इन द लाइफ। बड़े कान रखो, उनके हाथ में एक कटी हुई रस्सियां होती हैं, एक फरसा होता है। इसका मतलब है कि आप लॉजिक के देवता, विवेक के देवता माने जाते हैं। कटी हुई रस्सियों का जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसका हर चीज का एक प्रूफ है
कि अगर आप सिंबॉलिज्म की तरफ जाओगे या आइकोनोग्राफी, माइथोलॉजी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स के थ्रू ही हमें कोई ना कोई चीज समझ में आती है। जैसे शिवलिंग है, वो एक सिंबल है कि वो एक वर्टिकल एनर्जी और एक आपका हॉरिजॉन्टल एनर्जी, उन दोनों का मिक्सचर है आपका शिवलिंग भगवान। तो ये सजेशंस के थ्रू अपनी कविताएं कहते हैं, इमेजिनेशन का बहुत यूज करते हैं, सिंबॉलिक इमेजरी यूज करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से बचते हैं। लेड बाय राइटर्स लाइक चार्ल्स बॉडीलेयर, स्टीफन मलार्म एंड पॉल वर्लेन। ये 3 राइटर्स के नाम आप लिख लीजिए। दीज आर द स्टैलवॉर्ड्स ऑफ, यानी बिग राइटर्स ऑफ सिंबॉलिज्म। उनसे ये प्रभावित थे और इनकी लगभग सभी कविताओं में इनके रेफरेंस आते हैं। ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की हॉलोमैन को समझाने के लिए कि मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो इंग्लैंड में 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म नाम की 2 खास किस्म की पेंटिंग्स का स्टाइल आया था कि आपके दिमाग में किसी चीज का क्या इंप्रेशन पड़ा है और आप उसको कैसे अपने कैनवस के ऊपर दिखाते हो। तो इनकी कविताओं को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनमें आपको एक्सप्रेशनिज्म और इंप्रेशनिज्म का असर नजर आएगा। ये वैन गॉग की बहुत फेमस पेंटिंग मैंने यहां पे लगाई है, आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड सबने पढ़ा होगा, क्योंकि टीचिंग में हम लोग जब बीएड करते हैं या मान लीजिए जैसे हम यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें और सिगमंड फ्रायड की थ्योरीज आती हैं, है ना। नीश क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, डेथ ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ये जर्मन थे। हेनरी बर्गसॉ, कई बच्चों ने नाम सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा। हेनरी बर्गसॉ जो है वो, उन्होंने ड्यूरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ड्यूरी का क्या मतलब होता है? ड्यूरी का मतलब होता है कि आपका एक सबकॉन्शियस का भी टाइम चल रहा होता है, एक टाइम बाहर चल रहा होता है, एक टाइम अंदर चल रहा होता है दिमाग में। उस कॉन्सेप्ट के लिए इनको हेनरी बर्गसॉ को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उससे ये बहुत प्रभावित थे। हालांकि ये प्राइज उनको बाद में मिला है, लेकिन इनकी थ्योरीज और उनकी कुछ आर्टिकल्स पहले पब्लिश हो गए थे। फिर इन राइटर्स ने, पेंटर्स ने, इनकी बुक्स ने, सिगमंड फ्रायड की बुक जो है 20th सेंचुरी के जस्ट पहले छप गई थी 1901 में मेरे ख्याल से, और शेप्ड मॉडर्निस्ट फोकस ऑन फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस एंड इनर एक्सपीरियंस। तो फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस क्या है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि भाई हमारा दिमाग ये नहीं है जो सामने नजर आ रहा है, हमारा दिमाग कई लेयर्स में है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है ना, उसमें अनकॉन्शियस अलग है, ईद अलग है। तो इन सब चीजों का मिक्सचर इनकी कविताओं में आपको नजर आएगा। अब जो मैं बात कर रहा था कि सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी दी है कि अनकॉन्शियस माइंड हमारा ज्यादा होता है अंदर, जो छुपा हुआ है दुनिया से, और जो दिखता है वो माइंड कम है। यानी हम जितने बाहर हैं उससे कई गुना अंदर हैं। और ये बहुत फेमस एडवर्ड मंच की पेंटिंग है, ये इंप्रेशनिज्म की पेंटिंग मानी जाती है। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक आदमी है और उसको कहीं ब्लड नजर आ रहा है और वो हॉरिफाइड नजर आ रहा है। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ अ कॉमन मैन। इन सब चीजों का एक ओवरऑल असर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोगों को और खास तौर पे बड़े थिंकर्स को नजर आने लगा था, और वो उनका असर आपको इन कविताओं में नजर आएगा। तो हॉलो मैन पढ़ रहे हैं, मैं फिर से याद दिला दूं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीएस एलियट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है हॉलो मैन का, कि वो फ्रेगमेंटिक स्ट्रक्चर्स में लाइफ जीते हैं। आप देख रहे होंगे कि शॉपिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एम्प्टी हैं, कई सारे पार्टनर्स हैं, है ना। डेंस अल्यूजन्स इनकी कविताओं में होते हैं। डेंस अल्यूजन्स का मतलब होता है चीजें लिंक हो रही हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किससे लिंक हो रही हैं। शिफ्टिंग वॉइसेस है इनकी कविताओं में, है ना। तो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। फ्री वर्स में अपनी कविता लिखी है। अब अगर ये कपलेट में लिखते तो हमारे को ऐसा लगता कि राइटर कहना तो चाह रहा है कि लाइफ डिस्टर्ब्ड है और कविता का बड़ा एक स्ट्रक्चर है, तो आपको नहीं लगता मिसमैच हो जाता? इसीलिए इन्होंने 20th सेंचुरी के बाकी के राइटर्स की तरह फ्री वर्स में अपनी कविता लिखना ज्यादा अच्छा समझा। तो फ्री वर्स आप देखिएगा आयम्बिक पेंटामीटर से थोड़ा अलग होता है, जिसको मुक्त छंद कहा जाता है हिंदी में। शिफ्टिंग वॉइसेस हैं, आपको लगेगा कभी कभी आई से बात कर रहा है, कभी यू कह करके बात कर रहा है, तो इसका मतलब इज इन्वॉल्विंग एवरीबॉडी एंड हिज वॉइस इज ऑल्सो शिफ्टिंग। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। एलियनेशन एक बहुत हैवी वर्ड मानता हूं मैं, और अल्यूजन्स मैंने अभी भी समझाया है कि 2 चीजों का लिंक करना लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना, ठीक है। और मीनिंग का ब्रेकडाउन हो जाना, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं मीनिंग नोटिस कर रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको वहां मीनिंग नजर नहीं आएगा। तो जो चीज आम आदमी के जीवन में होती है वो उन्होंने कविता के थ्रू दिखाई है। तो कविता होती क्या है? व्हाट इज अ पोएम? पोएम इज एक्चुअली a kind of a representation of your inner
inner world in a symbolic form, through vocabulary, through words, making the poem a quintessential expression of literary modernity.